and today's lecture is about laws of spectroscopy or laws of photochemistry. Both are quite same. Photochemistry and spectroscopy दोनों में ही हम matter radiation interaction पढ़ते हैं. So all these laws are same in both the topics. बस थोड़ा सा difference है spectroscopy और photochemistry में. Otherwise everywhere we are using the same concept. ठीक है. There is 3 laws which are specifically govern photochemistry as well as spectroscopy. If you are starting the spectroscopy, then of course your first chapter is including all these laws. और अगर photochemistry पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो भी आपको इन laws की ज़रूरत पड़ेगी. So in case जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी रेडिएशन आती है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो मैटर के अंदर एब्जॉर्ब होती है. बाकी क्या होती है, बाकी रिफ्लेक्ट बैक या एमिट हो जाती है. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि आपके पास 2 चीज़ें हैं. एक है मैटर, दूसरा है रेडिएशन. ठीक है. रेडिएशन मैटर में जाएगी. रेडिएशन में क्या है, एनर्जी. मैटर में क्या है, मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सो बेसिकली रेडिएशन में एनर्जी है, मैटर में मॉलिक्यूल्स हैं. So these molecules are affected by the energy absorbed. और उस एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल में कौन से चेंजेस होते हैं. दिस इज ऑल अबाउट फोटोकेमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है. स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उन चेंजेस की स्टडी करते हैं, जबकि फोटोकेमिस्ट्री में हम उन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स के अंदर होती हैं. सो बेसिकली व्हाट आर द 3 लॉज जो गवर्न करते हैं. So, सबसे पहला है ग्रॉथस-ड्रैपर लॉ. Grothus-Draper law जो है, it is saying that in a system only absorbed light can cause a chemical change. Only absorbed light can cause a chemical change. It means अगर किसी मैटर के ऊपर, ठीक है, अगर किसी मैटर के ऊपर कोई लाइट आती है, ठीक है, और वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, तो केवल जो एब्जॉर्ब हुई है केवल वही लाइट इसके अंदर कोई केमिकल चेंज क्रिएट कर सकती है. जो लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो गई या रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, वो लाइट यहाँ पर कोई चेंज क्रिएट नहीं कर सकती. सो बेसिकली ओनली एब्जॉर्ब्ड लाइट कैन क्रिएट अ चेंज. अब किस तरह का चेंज करेगी, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी, वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है. दूसरी चीज, द सेकेंड लॉ इज स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ. इट इज सेइंग दैट 1 क्वांटा ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस दैट डिसअपीयर. ठीक है. सो बेसिकली जब कोई लाइट किसी मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल ऑन होती है तो उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल 1 क्वांटा इंटरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं. मीनिंग टू से दैट 1 मॉलिक्यूल अंडरगोज टू एनी टाइप ऑफ केमिकल चेंज बाय गेनिंग 1 क्वांटा. ठीक है. सो यू नो दैट जब भी कोई क्वांटा आके, क्वांटा इज द एनर्जी पैकेट और फोटोन फ्रॉम द रेडिएशन. तो रेडिएशन से कौन आया, क्वांटा, और मैटर के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल. तो 1 क्वांटा 1 मॉलिक्यूल को अफेक्ट कर सकता है. 1 क्वांटा कैन नॉट अफेक्ट मोर देन 1 मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सो दिस इज द सेकेंड लॉ. सो ऑल द 2 लॉज, द फर्स्ट 2 लॉज आर नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. तीसरे वाला जो लॉ है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ. ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज़्यादा यूज होता है, लैम्बर्ट-बियर लॉ. नाउ जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक सेक्शन होता है, एक पूरा सेटअप होता है जिसमें हम किसी सोर्स के थ्रू, मान लीजिए आपने कोई सोर्स लिया, ठीक है, इस सोर्स के थ्रू आप कोई लाइट, पर्टिकुलर रेडिएशन, पर्टिकुलर वेवलेंथ की कोई रेडिएशन जो है वो पास ऑन करा रहे हैं. आपने बीच में कुछ लेंस लगाया, फिल्टर लगाया, कुछ शील्ड लगाई, सो दैट आपका मैटर जो है वो किसी एक फिक्स वेवलेंथ के कांटेक्ट में आए. ठीक है. आगे आप रखते हैं एक सैंपल सेल. आप इसे सैंपल सेल या रिएक्शन सेल कह सकते हैं. इन केस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये सैंपल सेल कहलाती है. इन केस ऑफ ये फोटोकेमिस्ट्री ये रिएक्शन सेल कहलाती है. ठीक है. सो ये जो सेल होती है इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट होती है. ठीक है. यहाँ से जो भी आपकी लाइट जा रही है दैट इज कम्स विद द इंटेंसिटी I0. ठीक है.
ये लाइट यहाँ से इस सॉल्यूशन जो कि हमारा रिएक्शन सॉल्यूशन है उसके थ्रू पास होगी और यहाँ पे क्या आई इंटेंसिटी जो है वो हमें बाहर मिलती है। मीनिंग टू से दैट द इंटेंसिटी विच इज एंटर्ड इनटू द क्यूब सेल एंड द इंटेंसिटी विच इज पास थ्रू द क्यूब सेल, तो इन दोनों में ये जो इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट है इन दोनों की इंटेंसिटीज में अगर डिफरेंस है सो इट इज इजीली कहा जा सकता है कि यहाँ पर क्या हुआ, सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी क्या हुई वहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हुई है, इट इज -di। ठीक है, -di इसलिए क्योंकि हमारी इंसिडेंट लाइट जो है वो ज़्यादा इंटेंसिटी की है, ठीक है, आई जो है वो कम इंटेंसिटी की है। सो जो हमारा di आएगा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन I0 एंड I। सो हमारा जो रेशो आता है इंटेंसिटी वर्सेस डिफरेंस इन इंटेंसिटी का, सो di/i इज इक्वल्स टू KCl। ठीक है, दिस इज K इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज यू नो। ठीक है, यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे लगा है बिकॉज जो लाइट आपकी डी है यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुई है द मॉलिक्यूल्स विच आर स्ट्राइक थ्रू द लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0, उन्होंने सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब किया होगा। दैट एब्जॉर्ब लाइट is calculated by using the formula -di/i is equals to KCl, where K is the molar absorptivity constant, ठीक है, C is the concentration of the solution which is used in the reaction cell or sample cell, and length is the length of interaction of light and matter. So you know that light और matter के interaction के बीच में कितना लंबा length था जो लाइट और मैटर ने इंटरेक्ट किया। सो दीज 3 फैक्टर्स आर द इन केस अगर हम इसको डिफरेंट पढ़े, सबसे पहले लैम्बर्ट ने लॉ दिया था, लैम्बर्ट सेइंग दैट जो इंटेंसिटी रेशियो है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ जिसमें कि इंटरेक्ट करता है लाइट रेडिएशन विद द मॉलिक्यूल सैंपल सेल के अंदर। ठीक है, दूसरी तरफ बियर ने लॉ दिया था दैट इट इज डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, and after then when we combine the law then the mathematical expression gives the combination that the log I0 upon I, that is intensity जो भी absorb हुई है, that is absorbance, it is also known as absorbance of a particular substance is equals to epsilon v Cl। okay, so basically epsilon is the molar absorptivity coefficient here। ठीक है, ये जो होता है ये सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। C इज द कंसंट्रेशन, L इज द लेंथ ऑफ द क्यूब। ठीक है, एंड लैम्बर्ट-बियर लॉ, इट इज द कंबाइंड लॉ फॉर लैम्बर्ट एंड बियर बोथ द स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो दीज आर 3 लॉज विच आर बेसिकली गवर्निंग द फोटोकेमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। There are certain limitations of Lambert-Beer law, कहाँ पर ये लॉज यूज नहीं होते एंड स्पेसिफिकली कहाँ पर Lambert-Beer law यूज नहीं होता। सो बेसिकली Lambert-Beer law इज अबाउट द एब्जॉर्बेंस ऑफ वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, जहाँ पे हमें जो मॉलिक्यूल है उसके लिए एक कोफिशिएंट भी यूज़ करना है। ठीक है, सो इन दैट केस where electronic excitations are there, if there is tautomeric states, वहाँ पर Lambert-Beer law काम नहीं कर सकता। सो बेसिकली लिमिटेशंस ऑफ Lambert-Beer law, इसके अंदर 3 तरह के मॉलिक्यूल आते हैं। एक वो जिनमें कीटो-इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है, एज यू नो दैट कीटो-इनॉल टॉटोमेरिज्म इज अ वेरी कॉमन थिंग इन दोज कंपाउंड विच आर हैविंग अल्फा-बीटा अनसैचुरेशन। ठीक है, फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स है, जितने भी फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंसिंग चलती है। सो दैट्स व्हाई फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स आर नॉट कंसीडर्ड अंडर द Lambert-Beer law। एंड if you know that there is a solution in the sample cell, so if the solvent of the solution and the solute are associate to create a new type of complex, so in that case the Beer-Lambert law is not valid. So hopefully you like the information about that and continue for the electronic excitation.